नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। हम लोग बात कर रहे हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की। हम लोग बात कर रहे हैं कि आरबीआई किस तरह से इकोनॉमी में मॉनेटरी स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है, किस तरीके से मनी सप्लाई को नियंत्रण करता है और इकोनॉमी में प्रमोट करता है प्राइस स्टेबिलिटी को। हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज पे इसके पहले 2 वीडियो और डाले हैं, सीखे हैं। एक तो हम लोगों ने बैंक रेट के बारे में सीखा, दूसरा हम लोगों ने सीखा है ओपन मार्केट ऑपरेशन और सीआरआर के ऊपर। आज वेरिएबल रिजर्व रेशियो के सेकेंड पार्ट एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के बारे में सीखेंगे, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के बारे में सीखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स चल रहा है, इसको बड़े ही ध्यान से बड़े ही कंसंट्रेशन के साथ आपको सीखना है। तो दोस्तों, एसएलआर को शुरू करने के पहले आपसे आइए मैं एक बार फिर से अपील करूं कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल दिग्विजय इकोनॉमिका। तो दोस्तों, आरबीआई किस तरह से इकोनॉमी में प्राइस स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है, इस पे हम लोग बात कर रहे थे। हम लोगों ने सीखा वेरिएबल रिजर्व रेशियो के बारे में और हमने देखा कि वेरिएबल रिजर्व रेशियो एक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स वेरिएबल रिजर्व रेशियो के 2 पार्ट हैं, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो के ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं। सीआरआर में 4% से लेके 15% की जो है एनटीडीएल बैंकों को अपने पास, बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता है, जिसपे हम लोगों ने पूरी बात कर ली है। आज हम बात करेंगे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और ये भी देखेंगे कि एसएलआर किस तरीके से डिफर है सीआरआर से। तो दोस्तों, व्हाट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो? सांविधिक तरलता अनुपात क्या है? सांविधिक का मतलब है स्टैट्यूटरी और स्टैट्यूटरी का मतलब है लीगल, मतलब विधि के द्वारा विहित, जो अकॉर्डिंग टू लॉ हो। तो देखिए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ये इसका एक बैकअप है, एक पूरा का पूरा लीगल बैकअप है, वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 में क्लियर किया गया है कि जितने भी भारत में शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक हैं उनको अपने एनडीटीएल का, अपने नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का कुछ हिस्सा अपने पास रखना होगा। और उसके पीछे जो मकसद है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का, वो बैंकों को सेफ रखना है, सिक्योर रखना है। एक प्रूडेंट मेजर के रूप में कहा गया है कि वो अपने पास अपने एनटीडीएल का एक सर्टेन % रखेंगे। और इस एक्ट में यह भी क्लियर है कि ये जो अपने पास एनटीडीएल का % रखना है डिसाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कुल मिला के दोस्तों, आइए हम लोग डिफिनीशन पे बात करें। जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत अपने जमाओं का सर्टेन % अपने पास रखते हैं। देखिए, हम लोगों ने बात किया था सीआरआर की, कैश रिजर्व रेशियो की। उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो बैंक हैं वो आरबीआई के एक्ट 1934 के तहत आरबीआई के पास कुछ रिसोर्स रखते थे जो कैश फॉर्म में रखते थे। यहां पे देखिए, बैंक अपने पास रख रहे हैं। महत्वपूर्ण क्या है? इटसेल्फ। बैंक जो रख रहे हैं वो अपने पास रख रहे हैं और अपने पास जो डिपॉजिट रख रहे हैं उसका फॉर्म क्या है? कैश फॉर्म में भी हो सकता है, गोल्ड फॉर्म में भी हो सकता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी फॉर्म में भी हो सकता है। आप कई जगह किताबों में पढ़ेंगे कि जो एसएलआर होता है वो नॉन कैश फॉर्म में होता है, मतलब या तो गोल्ड फॉर्म में हो सकता है या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी। वो गलत लिखा हुआ है। आप लोग आरबीआई के ओरिजिनल साइट पे जाइए और आप वहां से एसएलआर को क्लैरिफाई करिए। जो एसएलआर होता है वो आप ये नहीं कह सकते हो कि पूरा का पूरा नॉन कैश फॉर्म में हो सकता है। ये कैश फॉर्म में भी इसका कुछ हिस्सा हो सकता है, गोल्ड फॉर्म में हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब ट्रेजरी बिल्स के फॉर्म में हो सकता है या फिर डेटेड सिक्योरिटीज के फॉर्म में हो सकता है। ये कुल मिला जुला के कैश फॉर्म में भी हो सकता है और नॉन कैश फॉर्म में भी हो सकता है। तो कुल मिला जुला के जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं वो अपने डिपॉजिट का सर्टेन % अपने पास ही रखते हैं प्रूडेंट मेजर के लिए। आरबीआई बीआर एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत इसमें डिपॉजिट मैंने कहा कैश भी हो सकता है, गोल्ड फॉर्म में भी हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब ट्रेजरी बिल या फिर डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में भी हो सकता है। अब प्रश्न है कि जो डिपॉजिट है कमर्शियल बैंकों का वो कितना % आरबीआई में रखना है? इसका आंसर दिया गया है कि ये परसेंटेज ऑफ एनडीडीएल होगा, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज के रूप में होगा और ये 25 से 40% के बीच होगा। मतलब जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं वो अपने जमाओं का 25% से लेकर 40% तक रख सकते हैं अपने पास प्रूडेंट मेजर के रूप में।
अब ये 25 से 40% का जो एनडीटीएल है वो परिवर्तन फ्लेक्सिबल है, इसको लिमिट को डिटरमाइन करने का, ये रेंज डिटरमाइन करने का पूरी की पूरी अथॉरिटी आरबीआई के पास है। अब आरबीआई डिटरमाइन करेगा कि आपको 25% रखना है, कि आपको 30% रखना है, 33% रखना है, 38% रखना है। इट डिसाइडेड बाय आरबीआई, नॉट बाय कॉमर्शियल बैंक। ये कॉमर्शियल बैंक नहीं डिटरमाइन करते हैं, ये आरबीआई डिटरमाइन करता है कि आपको एनडीटीएल का कितना परसेंट रखना है। पिछले ही लेक्चर में जब मैं सीआरआर पे चर्चा कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि एनडीटीएल क्या है, और मैंने ये भी बताया था कि आईएएस प्रीलिम्स में 2 साल पहले आप जाके देखिए पूछा है एनडीटीएल क्या है। ये बैंकों के जमाओं से संबंधित है, इसका सीधा सीधा आंसर था, आप जाके देख लीजिए। बैंकों के जमाओं में, जो बैंकों में जो हम जमा करते हैं वो या तो डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में हो सकता है या फिर टाइम लायबिलिटीज के रूप में हो सकता है, टाइम डिमांड लायबिलिटीज, या फिर टर्म डिपॉजिट के रूप में हो सकता है। अभी हम लोगों ने इसके पहले चर्चा कर चुके हैं हम इसके ऊपर कि जो भी हम लोग बैंकों में पैसा जमा करते हैं या तो वो डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में होता है या फिर टर्म या टाइम डिपॉजिट के फॉर्म में हो सकता है। डिमांड जो डिपॉजिट के फॉर्म में होता है, जो पेबल एंड डिमांड होता है, वो करेंट अकाउंट हो सकता है या फिर सेविंग अकाउंट हो सकता है, और जो टाइम लायबिलिटीज के फॉर्म में हो सकता है वो आप जानते हैं सावध जमा होता है, फिक्स जमा होता है। तो बैंकों में हम लोग जो कुल डिपॉजिट जमा करते हैं उसका सर्टेन परसेंट इनको एसएलआर के रूप में अपने पास रखना है। अब प्रश्न है कि ये कितना रखें, इसका आंसर दिया गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में कि ये आरबीआई डिटरमाइन करेगा। देखिए, इस सीमा को घटा और बढ़ा के आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को एक्टिवेट कर सकता है, इकोनॉमी में प्राइस स्टेबिलिटी को प्रमोट कर सकता है। लाइक एग्जांपल, मान लीजिए कि पीएनबी के पास 100 करोड़ रुपए की एनडीटीएल है, 100 करोड़ की एनडीटीएल है। अगर आरबीआई इसे 25% कर दे लोअर लिमिट की तरफ, तो इसको 25 करोड़ रुपए अपने पास रखना पड़ेगा और ये किसी को बांट नहीं सकता है। दूसरा, अगर ये 25% रखे तो 25% अपने पास रखना पड़ेगा, इसका मतलब वो 75 करोड़ रुपया इकोनॉमी में डिसबर्स कर देगा। अगर मान लीजिए 40% आरबीआई बढ़ा के अपर लिमिट की तरफ एसएलआर को कर दे तो अपने पास अब 40 करोड़ रुपए इनको रखना पड़ेगा। इसका मतलब अब 100 करोड़ में से सिर्फ 60 करोड़ रुपए ही इकोनॉमी में डिसबर्स कर पाएंगे। तो कुल मिलाजुला के इस लिमिट को घटा बढ़ा के बैंकों की जो बारोइंग पावर है उस पर आरबीआई कंट्रोल कर सकता है। अगर ये अपर लिमिट की तरफ बढ़ा के ले जाए आरबीआई तो वो कम से कम पैसा इकोनॉमी में डिसबर्स कर पाएंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पैसा इनको अपने पास रखना पड़ेगा। और अगर इसको कम लिमिट की तरफ ले जाए तो अगर ये लोअर लिमिट की तरफ लेके जाए, अगर ये लोअर लिमिट की तरफ लेके जाए तो ये बैंक आसानी से ज्यादा पैसे को इकोनॉमी में डिसबर्स कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो कुल मिलाजुला के एसएलआर के माध्यम से आप इकोनॉमी में लिक्विडिटी को घटा और बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए पहली सिचुएशन है, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है। देखिए, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। ये सारे डायग्राम को आप लोग ऐसे ही बना लीजिए जैसा मैंने बनाया है, आपको बहुत आसानी से ये चीजें सब समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन दिया है कि अगर इकोनॉमी में मान लीजिए कि रिसेशन चल रही है, मंदी चल रही है, मंदी, तो आप बताइए एसएलआर को घटाया जाएगा कि बढ़ाया जाएगा। तो पहले आप सोचिए, अगर मंदी चल रही है तो इसका मतलब इकोनॉमी में मनी सप्लाई का जो लेवल है वो कम है, मनी सप्लाई कम है, इकोनॉमी में लिक्विडिटी कम है। हमारा प्रयास रहेगा, आरबीआई का प्रयास रहेगा कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ा दिया जाए, लिक्विडिटी को इकोनॉमी में इंजेक्ट किया जाए। क्या किया जाएगा बताइए? अगर इकोनॉमी में रिसेशन है तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी इंजेक्ट किया जाए कि विड्रॉ? इंजेक्ट मत कर दीजिएगा, नहीं तो इकोनॉमी में अगर ज्यादा आप मनी पहले से ही है, अगर इकोनॉमी में रिसेशन है तो मनी पहले से कम है, इसमें ज्यादा मनी इंजेक्ट करना है। अगर इसमें मनी को अगर विड्रॉ कर लीजिएगा तो गरीबी में आटा गीला हो जाएगा। तो कुल मिला के मंदी है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई का लेवल कम है, लिक्विडिटी कम है, और हमारा प्रयास है, आरबीआई का प्रयास है, इकोनॉमी में लिक्विडिटी को इंजेक्ट किया जाए, ज्यादा मनी डाला जाए। तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी को इंजेक्ट करने के लिए एसएलआर को क्या किया जाए? घटा दिया जाए कि बढ़ा दिया जाए? एसएलआर को घटा दिया जाए। अगर इकोनॉमी में एसएलआर को घटा दिया जाए, अगर इसे हम 24% 25% के रेंज की तरफ लेके आए तो आप देखेंगे वो ज्यादा पैसे को बैंक इकोनॉमी में डिसबर्स कर सकेंगे, बांट सकेंगे। और जितना ज्यादा पैसा इकोनॉमी में वो डिसबर्स करेंगे, जितना ज्यादा पैसा वो इकोनॉमी में बांटेंगे, उतनी ही हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो दोस्तों, पहला जो सिचुएशन है वो ये है कि अगर जो है इकोनॉमी में रिसेशन है तो हम लोग एसएलआर को घटाएंगे। जितना एसएलआर को घटाएंगे उतनी ही मनी को हम लोग इकोनॉमी में इंजेक्ट कर पाएंगे, और इकोनॉमी में इंजेक्ट करके हम लोग रिसेशन की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब देखिए दूसरी प्रॉब्लम क्या है। दूसरा, इकोनॉमी में हो सकता है इन्फ्लेशन हो सकता है।
अगर इकोनॉमी में दिया गया है कि इन्फ्लेशन है, इसका मतलब इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा है, इकोनॉमी में ज्यादा लिक्विडिटी है। आरबीआई का प्रयास होगा कि इस लिक्विडिटी को हम लोग एब्जॉर्ब किया जाए, क्योंकि बिना लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब किए हुए काम नहीं चलने वाला है। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, ज्यादा मनी है, तो आरबीआई का प्रयास होगा कि मनी सप्लाई को घटाया जाए, कोई ऐसा काम किया जाए जिससे इकोनॉमी से मनी को क्या किया जाए, एब्जॉर्ब किया जाए, विड्रॉ कर लिया जाए। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है और आप ये सोचे कि इकोनॉमी में और लिक्विडिटी को इंजेक्ट कर देंगे, तो आप समझते हैं इसको कहते हैं आग में घी डालना। पहले ही ज्यादा लिक्विडिटी है और आप कुछ ऐसा करिए कि इकोनॉमी में और ज्यादा लिक्विडिटी आ जाए, तो प्रॉब्लम और पेचीदा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पे ये रहा कि अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, इकोनॉमी में ज्यादा मनी सप्लाई है, तो आरबीआई कुछ ऐसा प्रयास करेगा जिससे कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई को, लिक्विडिटी को क्या किया जाए, विड्रॉ किया जाए। तो विड्रॉ करने के लिए एसएलआर को क्या किया जाए, घटाया जाए कि बढ़ाया जाए, लोअर लिमिट की तरफ लेके जाया जाए कि अपर लिमिट की तरफ लेके जाया जाए। इसका आंसर है इकोनॉमी में लिक्विडिटी को क्या किया जाए, घटाया जाए। और लिक्विडिटी में अगर इकोनॉमी को अगर घटाना है तो एसएलआर को बढ़ा दीजिए, एसएलआर को बढ़ा दीजिए। ऐसे में एसएलआर को बढ़ा दिया जाए। जितना ज्यादा एक एसएलआर को हम बढ़ा देंगे, उतना ज्यादा वो अपने पास पैसे रखने के लिए एनटीडीएल का जो है विवश हो जाएंगे और वो कम से कम पैसा इकोनॉमी में बांट पाएंगे। तो दोस्तों एसएलआर के द्वारा आप देखिए इकोनॉमी में आरबीआई लिक्विडिटी को मैनेज कर सकता है। दूसरा एक प्रश्न ये है कि एसएलआर के माध्यम से गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी आरबीआई परचेज करता है, तो कहीं ना कहीं बैंकों से पैसा लेने का एक तरीका भी हो सकता है बैंक का, गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट पहले से ही क्या करे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कराए, क्योंकि वो रखते हैं एसएलआर को गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फार्म में भी रखते हैं, कैश फार्म में भी रखते हैं, गोल्ड फार्म में रखते हैं, लेकिन ज्यादा इनके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, ट्रेजरी बिल होती है या फिर डेटेड सिक्योरिटीज गवर्नमेंट की होती है। तो जितना ज्यादा ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज्यादा ओके ना पैसा गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगा आरबीआई के थ्रू। तो देखिए ये एक आरबीआई जो है इसके माध्यम से गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से फायदा पहुंचा रहा है। कमर्शियल बैंकों का पैसा कहीं ना कहीं इसको लगाना पड़ रहा है गवर्नमेंट के सिक्योरिटी के फार्म में। अब देखिए एक रहा सीआरआर, एक रहा एसएलआर, दोनों ही प्रूडेंट मेजर है, दोनों ही बैंकों के शोधन क्षमता को बनाए रखते हैं, उनको दिवालिया होने से रोकते हैं, उनके पास ज्यादा लिक्विडिटी हाथ में होती है। जैसे मैंने कहा कि हमारे गार्जियन और आरबीआई में कोई अंतर नहीं है, वो चाहते हैं कि हमारे जो कस्टोडियन जो हमारे चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमेशा बेहतर सिचुएशन में रहे, ऐसे ही आरबीआई चाहता है कि सारे कमर्शियल बैंक बेहतर सिचुएशन में रहे। इसलिए वो सीआरआर और एसएलआर जैसे टाइट नॉर्म्स को अडॉप्ट करता है, जिसके कारण वो लोग बिल्कुल सेफ रहे, सिक्योर रहे। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप देखिए, अगर 1990 के पहले आप देखिएगा तो हमेशा जो एसएलआर की लिमिट रही वो 38.5% रही, 38.5% रही, और ये 14.5% सीआरआर रही। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, लगभग 53% एनटीडीएल बैंकों का ले लिया गया था। वो 100 करोड़ रुपया अगर है किसी पीएनबी के पास, एसबीआई के पास, तो 53 करोड़ रुपया वो बांट ही नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि एसएलआर को गवर्नमेंट ने बिल्कुल हाई लेवल पर रखा था 38.5%, और सीआरआर को कहां रखा था, लगभग 14% और 14.5%। तो 53%, 53%, आप जरा सोचिए, 100 करोड़ रुपया पीएनबी के पास है, वो 53 करोड़ रुपया कभी डिसबर्स ही नहीं कर पाता था, क्योंकि इतना ज्यादा उसके ऊपर गाइडलाइन लगाया गया था, वो पैसे को डिसबर्स ही नहीं कर पाएगा। तो आप बताइए क्या वो कभी बेनिफिट जनरेट कर पाएगा? ना, नहीं कर पाएगा। देखिए बैंक हमारे सेफ और सिक्योर रहे हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में फाइनेंशियल क्राइसिस आई है, लीमन ब्रदर्स सिटी बैंक डूब गए यूएस के सब प्राइम क्राइसिस में, लेकिन भारत में आज तक कभी बड़े पैमाने पे फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आया है, कोई वित्तीय संकट नहीं आई है। अगर आप पॉलिटी भी पढ़े होंगे तो आप देखेंगे कभी भी भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी, आपके वहां कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी। तो बैंक को इतना आरबीआई ने टाइट रखा कि बैंक कभी भी प्रॉब्लम में तो नहीं फंसे, लेकिन हां कभी बैंक प्रॉफिटेबल भी नहीं रहे भारत में। इसलिए नरसिम्हम कमेटी 91 में कहा था कि जो बैंकों का प्रीएम्पशन है, आप लोग पहले ही सारे बैंकों के पैसे को ले रहे हैं, उनके पास एक फ्री हैंड होना चाहिए कि अपने पैसे को ज्यादा से ज्यादा डिसवर्स करें। इसलिए आपको सीआरआर और एसएलआर को घटाया जाना चाहिए। आपको मैं बताऊं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में संशोधन किया गया है जनवरी 2007 से, और एसएलआर की लोअर लिमिट खत्म कर दी गई है। इसमें अमेंडमेंट किया गया आरबीआई एक्ट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में, और जनवरी 2007 से एसएलआर की इस लोअर लिमिट को खत्म कर दिया गया है। अगर आप देखेंगे इस समय एसएलआर की जो लिमिट है वो 18.5% है। इसका मतलब बैंक आज के डेट में भी
अपने टोटल एनडीटीएल का 18.5% इटसेल्फ अपने पास रखे हैं। आज के सिचुएशन में भी, आज के डेट में भी सारे कॉमर्शियल बैंक अपने जमाओं का, एनडीटीएल का, नेट डिमांड ऑन टाइम लायबिलिटीज का 18.5% आज भी अपने पास रखे हुए हैं। इसका रीजन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और उसका अमेंडमेंट जो हुआ है जनवरी 2007 में, वो उसके अकॉर्डिंग। तो कुल मिला जुला के भारत में एसएलआर और सीआरआर दो ऐसे लिमिट रहे हैं जो बैंकों को कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में नहीं छोड़ते हैं कि उनको फ्री हैंड मिला जाए। उनके रिसोर्सेज का अधिकांश भाग प्रीएम्प्ट कर लिया जाता रहा। इसलिए देखिए 2014 में नचिकेत मोर कमेटी बनी थी, नचिकेत मोर कमेटी। नचिकेत मोर कमेटी भी कहती है कि भारत में सीआरआर जैसे नॉर्म्स को धीरे धीरे आपको खत्म करना चाहिए और एसएलआर जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी में बैंक विवश है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसको भी धीरे धीरे रिड्यूस करना चाहिए। मतलब बैंकों को फ्री हैंड देना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन के एरा में बैंकों का कैपिटल बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप जानते हैं अभी बैंकों का मर्जर का काम हुआ है, उसके ऊपर भी मैं क्लास लूंगा। इस ग्लोबलाइजेशन के एरा में जब आपकी बैंकों का कंपटीशन एक इंटरनेशनल लेवल के बैंकों से है, ऐसे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनकी कैपिटल बहुत स्ट्रांग रहे, उनके पास डाइवर्सिफाइड कैपिटल है, उनके पास अपॉर्चुनिटी दिया जाए कि अपने रिसोर्सेज को किस तरह वो यूटिलाइज करें। हमारे रेगुलेशन एक्ट्स ऐसे रहे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कहिए या फिर आरबीआई एक्ट, जिससे कमर्शियल बैंकों के ऊपर रेगुलेशन ज्यादा रहा। बैंक अपने मनमानी तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे। तो कुल मिलाजुला के नरसिम्हम कमेटी कर लीजिए, नचिकेत मोर कमेटी कर लीजिए, ये सारी कमेटियां यही कहती हैं कि भाई जो सीआरआर है और एसएलआर है, ये ऐसे प्रूडेंस मेजर रहे हैं कि जिसकी वजह से बैंकों का बेनिफिट नहीं हुआ है। उनके रिसोर्सेज ऐसे जगह पे लगाए गए हैं जिससे कि ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलता है, इसलिए भारत में बैंक कभी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। तो दोस्तों ये रहा सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर में हमने देखा कि जो 3% से 15% का रिसोर्स है एनडीटीएल का, वो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखते हैं और वो कैश फार्म में होता है। लेकिन जो एसएलआर होता है वो अपने पास ही रखना पड़ता है। ये जो है हो सकता है 25 से 40% के बीच में। लेकिन मैंने ये भी बताया कि जो सीआरआर है उसके दोनों लिमिट को खत्म कर दिया गया है आरबीआई जो है एक्ट 1934 में संशोधन करके, और इसी तरह बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में अमेंडमेंट करके एसएलआर की लोअर लिमिट को खत्म की गई है, कर दी गई है। इसका मतलब अब एसएलआर किसी लिमिट तक जा सकती है। इसीलिए अगर आप देख रहे हैं आजकल तो एसएलआर की लिमिट घटा के 18.5% कर दी गई है। तो ये दोनों मेजर्स आपको मैंने बताए और दोनों में क्या अंतर है और किस तरीके से इन्फ्लेशन और रिसेशन को इससे कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर भी हमने बात की। कुल मिलाजुला के अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, ज्यादा मनी है और मनी को निकालना है, तो आरबीआई दोनों ही को ऊपर करेगा, सीआरआर को भी ऊपर करेगा और एसएलआर को भी ऊपर करेगा। और अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन है, रिसेशन चल रहा है और आरबीआई चाहता है कि इकोनॉमी में ज्यादा मनी को इंजेक्ट करने की आवश्यकता है, मनी कम है, तो सीआरआर को भी कम किया जाएगा, एसएलआर को भी कम किया जाएगा। इसको आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और भी इंस्ट्रूमेंट्स मैं बताने वाला हूं आपको, वो है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। तो आइए एमएसएस के बारे में भी कुछ चीजें हम लोग सीख लेते हैं। क्या है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम? मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम हियरिंग डालिए दोस्तों। ये हम लोगों का वीआरआर खत्म हो गया सीआरआर के रूप में और एसएलआर के रूप में। अब हम लोगों के पास और एक और भी मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट्स है, वो है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, एमएसएस। बाजार स्थिरीकरण योजना, यह है जो 2004 से शुरू हुई है, 2004 से स्टार्ट हुई है। इसका नाम है बाजार स्थिरीकरण योजना। चलिए आइए हम लोग सीखते हैं कि व्हाट इज मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम और इसके माध्यम से किस तरह इकोनॉमी में प्राइस स्टेबिलिटी को आरबीआई कंट्रोल करता है। देखिए 2004-05 में कुछ ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा डॉलर इनफ्लो भारत में हुआ। बेसिकली विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने भारत में बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो परचेज किया, बहुत ज्यादा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया। जितना ज्यादा, इसके ऊपर पूरी मैं क्लास लूंगा, तो जितना ज्यादा 2004-05 में विदेशी मुद्रा डॉलर भारत में आए, भारत में बहुत ज्यादा डॉलर की सप्लाई बढ़ गई। जब कभी भारत में डॉलर की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है
तो रुपए की वैल्यू बढ़ने लगती है और डॉलर की वैल्यू घटने लगती है। इसके ऊपर पूरी मैं 5 घंटे की क्लास लेने वाला हूं, बिल्कुल परेशान मत होइए। जितना ज्यादा डॉलर, चाहे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से शेयर मार्केट में डॉलर आए या फिर विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियां मेरे वहां डॉलर लेके आए, जितने ही भारत में डॉलर बढ़ता जाएगा, रुपये की वैल्यू अप्रिशिएट करते लगेगी और भारत का एक्सपोर्ट बिल्कुल रुक जाएगा। एक्सपोर्ट हो ही नहीं, कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका एक्सपोर्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में काफी महंगा हो जाएगा। तो ऐसे में जब भारत में डॉलर बहुत ज्यादा आ जाता है और जब देखता है आरबीआई के डॉलर बहुत ज्यादा है, तो डॉलर के प्राइस को कंट्रोल करने के लिए जल्दी जल्दी डॉलर की खरीदारी करता है। आरबीआई जितनी ज्यादा डॉलर की खरीदारी करता है, उतनी इकोनॉमी में हाई पावर मनी जनरेट होती है और उतना ही ज्यादा मनी सप्लाई M3 बढ़ जाता है। हाई पावर मनी में आपको बता चुका हूं, फिर से देख लीजिएगा उस वीडियो को। तो जितना ज्यादा आरबीआई जो है अपने मनी को स्टेबलिश करने के लिए जितना ज्यादा डॉलर परचेज करेगा, उतना ही ज्यादा इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगी एच के माध्यम से। हाई पावर मनी, उतनी ही ज्यादा हाई पावर मनी आएगी और उतनी ही ज्यादा से मनी सप्लाई मतलब M3 बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशनरी प्रेशर आपको दिखाई देगा। कुल मिला जुला के देखिए मैं क्या कर रहा हूं, जब कभी विदेशी इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा शेयर खरीदें या विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियां बहुत ज्यादा भारत में डॉलर लेके आए, ऐसे में डॉलर की सप्लाई बढ़ती जाती है और डॉलर कमजोर होने लगता है, डॉलर डिप्रेशिएट होने लगता है और रूपी अप्रिशिएट होने लगता है। इसकी वजह से भारत का एक्सपोर्ट बढ़ नहीं पाता। इसलिए एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आरबीआई जल्दी जल्दी डॉलर परचेज करता है। इसको हम कहते हैं स्टरलाइजेशन पॉलिसी ऑफ आरबीआई। देखिएगा आईएएस मेंस में पूछा जा चुका है। स्टरलाइजेशन पॉलिसी ऑफ आरबीआई का मतलब है कि अगर भारतीय मार्केट में बहुत ज्यादा डॉलर आ जाएगा तो आरबीआई जल्दी जल्दी डॉलर परचेज करेगा और क्या करेगा, मनी सप्लाई इसकी वजह से बढ़ जाएगी। और दूसरी तरह समझिए, अगर भारत से डॉलर बहुत ज्यादा चला जाए, भारत से बहुत ज्यादा डॉलर चला जाए, तो ऐसे में आरबीआई अपने स्टॉक से डॉलर को सेल भी करने लगता है। तो कुल मिला जुला के यहां पे देखिए, जो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम थी उसमें यह था कि जब बहुत ज्यादा भारत में डॉलर आ जाए और आरबीआई डॉलर परचेज करे और मनी सप्लाई बढ़ जाए, तो इस मनी सप्लाई की वजह से इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होगा। इसको किस तरीके से स्टेबलाइज किया जाए, इसके लिए आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को तुरंत सेल करता है ताकि लोग जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटियों में इन्वेस्टमेंट करें और पैसा फिर आरबीआई सोख ले। अब समझिए इस बात को, बहुत ज्यादा डॉलर आया, बहुत ज्यादा डॉलर का इनफ्लो हुआ। अब डॉलर का इनफ्लो हुआ तो क्या हुआ, आरबीआई ने डॉलर परचेज किया। डॉलर के इनफ्लो की वजह से क्या किया, आरबीआई ने डॉलर खरीदा। अब डॉलर खरीदा तो क्या हुआ, जितना डॉलर खरीदेगा उतनी ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ेगी। इस मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए अब आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करेगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करेगा, जितनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करेगा उतनी ज्यादा मनी जो है आरबीआई के पास आ जाएगी। इस तरह देखिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करके जो एक्सेस मनी सप्लाई इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन का कारण बन सकता है उसको आरबीआई ने एब्जॉर्ब कर लिया, सोख लिया। इसको हम कहते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, कि जब इकोनॉमी में बहुत ज्यादा मनी हो जाए तो उसको किस तरीके से आरबीआई फिर से क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आप यहां देखिए, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। देखिए दोनों में अंतर है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में मनी सप्लाई को हम एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल भी करते हैं, परचेज भी करते हैं। लेकिन यहां मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम जो 2004 से शुरू हो गई, इसमें सिर्फ हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करके मनी को सिर्फ एब्जॉर्ब करते हैं, इसमें विड्रॉ नहीं हो रही है। हम इन्फ्लेशन के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम मनी को, जो एक्सेस मनी है इकोनॉमी में, उसको सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्ब कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के अंतर्गत हम कभी भी मनी को इंजेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मनी को विड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, जिसमें बहुत ज्यादा मनी इकोनॉमी में क्रिएट होने पे जो डॉलर के माध्यम से आया है उसको आरबीआई जो है क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करके उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम बेसिकली ये जो पार्ट है वो स्टेबलाइजेशन सिस्टम का पार्ट है, स्टेबलाइजेशन पॉलिसी का पार्ट है। इसके माध्यम से आरबीआई इकोनॉमी में स्टेबलाइजेशन का काम करता है। इससे क्या करता है, स्टेबलाइजेशन का काम करता है, अर्थात मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। जिस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल किया जाता है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में, उसको हम कहते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स।
उसको हम कहते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन बांड, जो हो सकती है ट्रेजरी बिल्स के फॉर्म में हो सकती है, गवर्नमेंट बांड हो सकता है। तो देखिए आरबीआई जो है कितने रेशनल तरीके से, जब उसको लगेगा कि जब जैसे मान लीजिए मैकडी आया, रिबॉक आया, एडिडास आया, तो आखिर में वो अपने साथ क्या लेके आते हैं भाई? डॉलर लेके आते हैं, डॉलर का स्टॉक लेके आते हैं। और वो बिजनेस किसमें करते हैं? वो तो सारे लोग बिजनेस रुपया में करते हैं। तो सारा का सारा डॉलर या तो आरबीआई के पास जमा कर दें, या अथराइज डीलर को दे दें, या कमर्शियल बैंकों के पास दे दें। लेकिन जितना ज्यादा ये देंगे डॉलर, उतना ज्यादा डॉलर का स्टॉक इकोनॉमी में बढ़ेगा, और जितना ज्यादा डॉलर का स्टॉक बढ़ेगा उतना ही डॉलर सस्ता होगा और रुपया आपका अप्रिशिएट करेगा। और जितना रुपया अप्रिशिएट करेगा, एक्सपोर्ट आपका बिल्कुल नहीं बढ़ पाएगा। इसके ऊपर पूरी मैं क्लास लूंगा, तब आपको समझ में आएगा। तो आरबीआई इस तरह की समस्या को निस्तारित करने के लिए स्टेबलाइजेशन पॉलिसी और स्टरलाइजेशन पॉलिसी अडॉप्ट करता है। आरबीआई जल्दी से क्या करता है? डॉलर को परचेज करता है और मनी सप्लाई से बढ़ती है, और मनी सप्लाई को फिर से कंट्रोल करने के लिए वो फिर से गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, जिसको हम कह रहे हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन बांड, जारी करता है। चाहे वो ट्रेजरी बिल हो सकता है, गवर्नमेंट बांड हो सकता है, उसको जो है जारी करके फिर से लिक्विडिटी को ऑब्जर्व कर लेता है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम इन्फ्लेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जब विदेशी इन्वेस्टर्स के माध्यम से, जब डॉलर के इनफ्लो के माध्यम से बहुत ज्यादा इकोनॉमी में डॉलर आ जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने दो चीजों की बात करी है। इसमें मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोगों ने वीआरआर के एसएलआर की बात की कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है, और मैंने ये भी बात करी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या फिर कैश रिजर्व रेशियो, दोनों ही इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि कमर्शियल बैंकों को रेगुलेट करके रखते हैं। वो अपने रिसोर्सेज को मनचाहे जगह इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। सीआरआर में तो उनको किसी तरह का रिटर्न ही नहीं मिल रहा है। एसएलआर में गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में बहुत हल्का रिटर्न, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है उनके लिए, या गोल्ड में रखें या कैश फॉर्म में रखें। तो कुल मिला जुला के ग्लोबलाइजेशन के एरा में गवर्नमेंट उनको खुला छूट दे रही है। आप देखिएगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब जब बैठ रही है, तो आजकल देखिए एसएलआर को रिड्यूस करती जा रही है। कहां ये 25%, 38.5% था, 38.5% था, अब कहां ये 18.5% है, मतलब 20% इसमें कमी की गई। तो कुल मिला जुला के सीआरआर को हमने समझा, एसएलआर को समझा, और हम लोगों ने यह भी समझा कि मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों, बड़े ही तन्मयता के साथ, बड़े ही मन के साथ हम लोग सीख रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, वो है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, रिपो और रिवर्स रिपो। सबसे ज्यादा प्रश्न रिपो और रिवर्स रिपो पे पूछे जा रहे हैं, तो बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ, बहुत ही पावर के साथ, बहुत ही एनर्जी के साथ आप सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। रिपो और रिवर्स रिपो को पूरे क्षमताओं का प्रयोग करिए, अपना सब कुछ लगा दीजिए, बहुत ज्यादा नहीं, 2-3 साल का समय, और पूरा लाइफ आप एंजॉय करेंगे। नहीं तो 2-3 साल का समय अगर ये चला गया ना, तो अपने बार बार अपने आप को कोसेंगे कि मेरे पास टाइम था, मेरे पास समय था, मेरे पास क्षमता था, मेरे पास अच्छे टीचर थे, बट मैं ही नाकारा था, मैंने ही नहीं कुछ किया। तो पूरे लाइफ अपने को झकझोरने से बेहतर है कि 2 और 3 साल पूरे क्षमताओं का, पूरे मनयोग से एक दिशा में कंसंट्रेट करके क्षमताओं का उपयोग करें और कुछ बड़ा बन के दिखाएं, कुछ बड़ा करके दिखाएं। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय इकोनॉमिका देखने के लिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।